ऑल डेम्स, ऑल ऑल डेम्स। ऑल डीएमजीज के हैं। यस यस यस। ओके। बेसिकली अपने टाटा हॉस्पिटल में जब पेशेंट आ जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन पहले करना पड़ता है। अगर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है उसकी, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसे बहुत सारी योजनाओं का लाभ होता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स है, एमजेपीजेवाई है, आयुष्मान है, और उसके बाद एमओएच है जो फीमेल्स के लिए स्पेशल है। और अगर इस स्कीम में से किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग उसे अलग अलग संस्थाओं के पास भेजते हैं, या फिर हमारे पास जो सीएसआर का फंड होता है उसमें से थोड़ा बहुत मदद करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे एनजीओज के साथ टाटा हॉस्पिटल का टाइप है, और जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आता है हम लोग उसको अलग अलग एनजीओज के पास भेज के फंड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जी सर, जी सर। सर मतलब ऐसे एल्डरली पॉपुलेशंस के लिए, जैसे मैं हमने बहुत देखा है कि एल्डरली पॉपुलेशंस के लिए लोग पैसे देना नहीं चाहते हैं। बच्चों के लिए बहुत पैसे आते हैं, एल्डरली के लिए पैसे कम आते हैं। ऐसा कुछ है क्या सर, या फिर कुछ केस टू केस डिपेंड करता है? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। नॉर्मली होता क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो महिलाओं के लिए एक स्कीम है, जैसे एमओएच कहते हैं, जिसका फंड डायरेक्टली गवर्नमेंट से टाटा हॉस्पिटल में आता है। वैसी कोई स्कीम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वो स्कीम है। ऐसी स्कीम एडल्ट पेशेंट के लिए या मेल पेशेंट्स के लिए तो नहीं है, लेकिन इनको सीएसआर और बाकी के ट्रस्ट से मदद मिलती है। ओके सर। सर मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हमें ऐसा नहीं कि हमें बहुत सुनने के लिए आता है कि नहीं, क्योंकि मैं पेशेंट उम्र हो गई है अभी, आगे ट्रीटमेंट करा के क्या फायदा? ऐसा कुछ सिनेरियो जब आप कुछ करते हैं ऐसा, तब आप भी दिमाग में ये सारी चीजें रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा ही होता है कि हमें सब लोग, क्योंकि उम्र हो गया है और नहीं बहुत बड़ी बीमारी है, क्या करें सर, पैसे नहीं है, और फिर इसका इलाज करके मतलब है कि नहीं है, और सोशल वर्कर भी कोई सहायता नहीं करता। तो इस हालात में हम आप पेशेंट से क्या कहेंगे? नॉर्मली डिसीज का और एज का, फंड का और एज का वास्तविक रूप से कोई संबंध तो आता नहीं है। मतलब आपकी एज ज्यादा है और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है तो फंड तो मिलते हैं। Normally we shouldn't try to correlate your age with the funds or funds generation sources. नोटेड सर। सर यूजुअली ये आयुष्मान योजना है, या फिर जो जो आपके जो जो आयुष्मान योजना है, भामाशाह योजना है, जो अलग अलग राज्यों में है। सो वो किस हद तक हमें हमारे लिए सपोर्ट करती है, या हमारे पेशेंट को सपोर्ट करती है जब फाइनेंशियली देखा जाए कैंसर पेशेंट में? क्योंकि हर चीज कवर नहीं करती है वो, बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये इनिशियल जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराने हैं, या फिर बड़ी जांच करानी है, एनजीएस जैसी बड़ी जांच करानी है, तो उसमें सपोर्ट नहीं करते, या फिर टारगेटेड थेरेपी एक्वायर नहीं करते। तो उसके ऊपर प्लीज बताइए हमें। नॉर्मली होता क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स एक पैकेज के हिसाब से होती है। इन्वेस्टिगेशन में तो गवर्नमेंट विल नेवर हेल्प यू, तो इन्वेस्टिगेशन तो बात उसमें आएगा नहीं। दूसरा है कि जो आपने कहा कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, तो ये जो है ये बड़े फंड्स वाले प्रोटोकॉल्स है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही प्रोटोकॉल शुरू होता है या उससे पहले जो काउंसलिंग सेशन होता है, काउंसलिंग सेशन में डॉक्टर साहब पेशेंट्स को पूरी तरह से बता देते हो कि इसमें कितना खर्चा आएगा और ये पूरा करना कितना जरूरी है, इसको बीच में से नहीं छोड़ सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर पेशेंट होता है तैयार कि मैं तैयार हूं करने के लिए, तो डॉक्टर देन स्टार्ट्स द ट्रीटमेंट। सो नॉर्मली ये होता है कि ये विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट इट इज बीन डन। ओके सर, ओके सर। एल्डरली पेशेंट होते हैं हमारे, तो अक्सर ये होता है कि वो जहाँ पे भी रहते हैं तो हॉस्पिटल में उनको लोकेशन के लिए लेके आना, मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लेके आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभार पेशेंट अगर खास करके बहुत ज्यादा उम्र दराज है तो वो चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए कोई ट्रैवलिंग सपोर्ट्स वगैरह की सुविधा है, नहीं है?
ऐसा कुछ मिल सकता है हमें? टाटा हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस सर्विस तो नहीं है, और वर्कलोड देखा जाए तो 40,000 प्लस पेशेंट्स जनरल में आते हैं, टोटल 70,000 प्लस पेशेंट्स आते हैं ऑल टुगेदर इन टाटा हॉस्पिटल। तो आप सोच सकते हैं, अगर 10% भी अगर इसमें से पॉपुलेशन निकालो तो लगभग 7,000 से 6,000 से 7,000 तक पेशेंट हो जाता है। तो इतना सारा पेशेंट्स का लोड ट्रांसपोर्टेशन में अगर टाटा हॉस्पिटल उठाए तो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। तो सब जो सीएम पीएम के लिए अप्लाई करने के लिए हमें कहा जाता है कि तो सीएम पीएम से मतलब किस चीज के लिए फंडिंग आती है और कितना फंडिंग आती है और कितना हमें उतना ये होना कॉस्ट सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए, क्योंकि एक बार देने पे वो बार बार देते हैं कि नहीं देते हैं? सीएम और पीएम का तो गवर्नमेंट का जो रूल है, रेगुलेशंस है, दे फॉलो ऑल नॉर्म्स, उस हिसाब से आ जाता है। What kind of set of document the Mahatma Phule required, either आयुष्मान required? अगर किसी का नाम नहीं है तो फिर हम कैसे उसको कर सकते हैं? कभी कभार किसी के आयुष्मान का यही नहीं होता है, आयुष्मान में नाम नहीं होता है, तो वो अपना नाम कैसे चढ़ा सकते हैं? आयुष्मान का जो उनके गांव में या उनके एरिया में जहाँ रहते हैं, वहां पर उनका एक काउंटर होता है। उसमें जाके सारे डॉक्यूमेंट जमा करके एक ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर ऑनलाइन दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल ऑल्सो टू ट्रैक वन, एंड सेकेंडली टू फंड दीज पीपल। जी सर। सर क्या जो आयुष्मान अगर इन केस ऑफ अगर नहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सुविधा मिलती है क्या सर, कि वहाँ वहाँ ना यहाँ जाते तो हुए? नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये स्टेट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा हर किसी स्टेट की। इसलिए अपने अपने स्टेट में अपने अपने तालुका जिला जो भी होता है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ही हो। ओके जी सर। सर अब क्या क्या एक किसी चीज की मदद लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वैसे? नॉर्मली कॉस्ट सर्टिफिकेट की एक जरूरत होती है। कॉस्ट सर्टिफिकेट के बाद आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट की एक जरूरत होती है। इनकम सर्टिफिकेट कहा जाता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने तहसीलदार या बीडीओ या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनके सिग्नेचर से जो मिलेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर जो हमारे अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब महाराष्ट्र के लोग हैं ही है, उसके अलावा दूसरे राज्यों के लोग हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, तो उनके पास तो ना आयुष्मान होता है ना कोई महात्मा फुले होता है, और उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स आने में भी समय लगता है। तो उस समय हालात में एमएसडब्ल्यू उनको कैसे सहायता करता है? अगर वो देखो, ये कैंसर का ट्रीटमेंट जो है ना, ये 1 या 2 दिन का तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब समझ लीजिए आज कीमो दिया है तो पूरा 20-21 दिन के बाद ही दूसरा कीमो होगा। तो ही डज गेट सफिशिएंट पीरियड, एंड देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन टू कीमोस। दो कीमो के बीच बहुत बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप के दौरान अगर वो जाके अपना सारा इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ले आता है, या डॉक्यूमेंट जो भी है वो ले आता है, तो मदद मिलती है। और अगर किसी कारणवश अगर उसको नहीं जाने को होता है और नहीं ला सकता है, तो उसको फंड नहीं मिलता, ऐसे नहीं, फंड मिल जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा कम फंड मिलता है, क्योंकि हम उन्हीं ट्रस्ट के पास भेजते हैं जिनको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ट्रस्ट भी क्यों मांगता है ये सारा चीज? क्योंकि ट्रस्ट को ऑडिट होता है और उस ऑडिट में सारे डॉक्यूमेंट्स उसे भी दिखाने पड़ते हैं। Sir, any special financial scheme for the elderly patients? So, स्कीम for कोई है the नहीं, एल्डर के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं। ओके। सो सर हम आप प्लीज हमें ना पेशेंट से आप पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे, आप अपने ओर से, कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं ट्रीटमेंट टाटा में कराने के लिए, आप अपफ्रंट में क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी चीजें करके आओ ताकि हम आपको सहायता कर पाए? अगर करके आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर दोबारा से उसी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हो तो नॉर्मली अगर कोई गांव में है और वो अप्लाई करता भी है तो नॉट मोर देन 15 to 20 डेज, 15-20 दिन में ये उनको मिल जाता है डॉक्यूमेंट। लेकिन कोई अगर पहले से ले आता है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड फॉर। जी सर, जी सर, जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे किशोर सर जो एमएसडब्ल्यू के हेड हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। संदीप सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का नाम है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से बात। आपके जो भी सवाल है, मैं सबसे पहले मैं उनको लेना चाहूंगा। और हेलो। हाँ। हाँ सर, आप मुझे सुन पा हाँ रहे हैं? रतन। हाँ 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 रतन। जी सर, जी दो सर। मिनट रुक जाओ, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। जी सर। हाँ, ये हमारे किशोर सर थे। तो हमने बातचीत की इस बारे में कि आप अगर आप अपफ्रंटली डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, तो अगर आपके कोई रिश्तेदार दोस्त वगैरह अगर ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए यहाँ पे इच्छुक है, तो हम सलाह देना चाहेंगे कि कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया जो बीडीओ एसडीओ के द्वारा प्राप्त है, एवर राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान अगर आपके यहाँ पे आयुष्मान चलता है तो वो लेके आएंगे, ताकि हम आपको आगे से सहायता करवा दे सके। मैं मेडिकल रतन। ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए। यस सर। हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं ना चलेगा सर, सेशन। चलेगा सर। जस्ट मिनट। ओके सर। ओके। सर, सबसे पहले सवाल आया है। सबसे पहले मुझे सर ये बताइए कि अगर कोई एल्डरली पेशेंट अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसको किस क्या क्या पैरामीटर्स में आप देखते हैं, और क्या क्या पैरामीटर्स में आप डिसाइड करते हैं कि इसको इस तरीके का इलाज देना चाहिए? एल्डरली पेशेंट के पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वही एल्डरली पेशेंट में ना हमेशा जीरियाट्रिक असेसमेंट करके असेसमेंट होता है, जिसमें 60 इयर्स के ऊपर जो भी है उसको क्या क्या देखना है हम ट्रीटमेंट करने से पहले। और ट्रीटमेंट देना है तो कितना एग्रेसिवली देना है या तो कैसे देना है, उसके लिए सबसे पहले डोमेन्स होता है, उसका फिजिकल फिटनेस होता है। और एज के हिसाब से उनका कोमोर्बिडिटीज कैसे है, जैसे मान लो उनकी शुगर बीपी ये सब ज्यादा होने का चांसेस रहता है जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में, तो वो भी देखना है। इसके अलावा तो उनका ये देखना है कि दवाई क्या क्या कितना कितना चल रहा है, पॉलीफार्मेसी बोलते हैं, वो देखना है। और इसके अलावा तो हम देखना है कि उनका पैरामीटर्स कैसे है, सोशल फंक्शनिंग कैसे है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसे है, उनका डिपेंडेंसी मतलब उनका अगर कुछ इलाज हम स्टार्ट करें, उनका हॉस्पिटल लेके जाने कौन लेके आएंगे कौन लेके जाएंगे, वो सब होता है, सोशल पैरामीटर्स बोलते हैं हम। इसके अलावा तो उनको साइकोलॉजिकल कंडीशन भी देखना है, उनको इस उम्र में इलाज करने से उनका साइकोलॉजिकली कुछ इम्पैक्ट होता है नहीं होता है। और उनका सारा फंक्शंस देखने हैं, लंग्स कैसे है, हार्ट कैसे है, किडनीज कैसे है, ये सब चीज देख के हम डिसाइड करेंगे कि उनको कीमोथेरेपी देना है तो कैसे देना है, कितना थोड़ा डोज कम करके देना है, या तो फिर कुछ इतना दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई से इंटरेक्शंस होता है नहीं होता है, वो सब देख के फिर हम डिसाइड करेंगे पेशेंट का रिस्क कितना होता है कीमोथेरेपी से। वो इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क और लो रिस्क, वो सब डिपेंड करता है। जी सर। सर, मुझे मुझे पेशेंट्स को सवाल है कि ये एल्डरली पेशेंट्स के टेस्ट ज्यादा क्यों होते हैं? इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि नॉर्मल कैंसर पेशेंट को दिए ही जाते हैं, उससे ज्यादा टेस्ट जो है एल्डरली कैंसर पेशेंट को दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है सर? एल्डरली पेशेंट्स में इसीलिए देखना जरूरी है क्योंकि ना एल्डरली पेशेंट्स में हमेशा हार्ट का फंक्शन देखना जरूरी है। और उनको सुनपन मतलब हीरिंग का फंक्शन जरूरी है, क्योंकि अभी एल्डरली पेशेंट्स में क्या होता है कि ये सब थोड़ा कमजोर होने का चांसेस रहता है, हार्ट, हीरिंग, किडनी से ये सब चीज। तो उसमें क्या होता है कि हम यंग पेशेंट्स जैसे कीमो डोसेस वो सब थोड़ा अलग करना पड़ता है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी देने से पहले हम हर चीज देखना जरूरी है, क्योंकि इनमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने का चांसेस है। और अगर साइड इफेक्ट्स ज्यादा आया तो उनका
जो भी बचा है, जितना भी दिन बचा है, वो दिन थोड़ा फिर ज्यादा टॉक्सिसिटीज और साइड इफेक्ट के साथ झेलना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते उनका जो भी जिंदगी बचा है ऐसे जिए, उनका जिंदगी जो भी बचा है अच्छे से जिए। वो सब बैलेंस करके करने के लिए हम इतना टेस्ट करते हैं कि कीमोथेरेपी डोसेस वो सब अच्छे से उनको हम दिया जाए। अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा आने के चांसेस है तो हम कम डोसेस पे दिया जाए। ये सब चीज देखना जरूरी है। इसीलिए हम उनको थोड़ा ज्यादा टेस्ट बोलते हैं कि हम अच्छे से उनका डोसेस कैलकुलेट करें, साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए देखें। ये सब चीज देखना जरूरी है। तो इन शॉर्ट सर हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्वांटिटी ऑफ लाइफ, मतलब उम्र हाँ, बढ़ाने से क्वालिटी। ज्यादा उनके रहने की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, राइट सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। जी जी। जी सर। सर अगर आप किसी एल्डरली कैंसर पेशेंट के लिए डिसीजन अगर ले रहे हैं तो किन किन बातों को आप दिमाग में रखते हैं, मतलब क्या क्या आप प्लानिंग करते समय आप किन किन बातों को दिमाग में रखते हैं? सबसे पहले हम पूछ रहे हैं पेशेंट से कि वो कितना विलिंग है कीमोथेरेपी के लिए। और उनको बताना जरूरी है कि उनका डिसीज कौन सी स्टेज पे है, ठीक होने वाला है कि नहीं। और इसके बाद अगर ठीक होने वाला है तो हम उनको थोड़ा अच्छे से काउंसिल करेंगे। और दूसरा चीज है, इसके बाद उनके साथ कौन कौन आएगा, उनके साथ सोशल सपोर्ट कैसे है, उनके अटेंडेंट्स, हमेशा केयर गिवर्स वो भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको कुछ हुआ था, साइड इफेक्ट्स कुछ हुआ था, कौन लेके आएंगे हॉस्पिटल, ये सब चीज देखना है। इसके अलावा तो उनका हमेशा सारा बॉडी चेकअप देखते हैं हम, हर चीज। और इमोशनल भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल। और बाकी सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। और बाकी इनका ये देखना जरूरी है कि इनका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे है। वो सब चीज देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि और दूसरा इनका सारा किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट, 2D एको और DTP GFR करके किडनी टेस्ट होता है। ये सारा चीज देख के हम कीमोडोसिस डिसाइड करेंगे। और सबसे पहले उनको बाकी चीज, एल्डरली पेशेंट से हमेशा याद रखना कि बाकी चीज भी देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्लड टेस्ट इसके अलावा। सर क्या इस प्लानिंग में पेशेंट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो एल्डरली के जो केयर गिवर रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इनको कुछ नहीं बताना है, जो भी बताना है हमें बताओ, हम कर लेंगे। तो क्या पेशेंट इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है एल्डरली में? पेशेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है एल्डरली में। क्योंकि देखो, अभी तक तो उनको बिना बता के उनको ऐसे कीमोथेरेपी जो भी दवाई देते हैं और उसका साइड इफेक्ट्स भी आएगा, तो उनको पता नहीं चलेगा। ऐसे उनको साइकोलॉजिकली वो ऐसे सोचते, हमको बताते नहीं, बट साइकोलॉजिकली वो यही सोचेंगे कि हमको क्या चल रहा है, हमको क्या हो गया, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीज हो जाएंगे। तो इससे पहले हम पेशेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेशेंट काउंसलिंग ये बताना है कि उनको डिसीज ये है, तो ये डिसीज है, ये ट्रीटमेंट है, और इसका साइड इफेक्ट्स ये है। तो इसका साइड इफेक्ट्स ये है, इसका ठीक होने का चांसेस इतना % है। तो ये सब चीज बता के करेंगे ना, फिर पेशेंट भी तो थोड़ा उनका भी पता चलेगा कि मैं मुझे ये है, मुझे ये दिया जा रहा है और इनका ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो उनका एक नॉलेज होएगा। ठीक है, मुझे अगर ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है वो पेशेंट के ऊपर डिसीजन है। बट अगर ठीक होने वाला कैंसर है, हम भी पेशेंट को बोलते हैं, एनकरेज करते हैं, आप ये कर लो, हम है देखने के लिए साइड इफेक्ट्स, ये सब चीज आपको इतना साइड इफेक्ट्स नहीं होएगा इससे, ये करो वो करो। तो हमेशा पेशेंट के साथ ही बात करना बहुत जरूरी है, रेदर देन ओनली अटेंडेंट के साथ बात करना। क्योंकि उन ट्रीटमेंट फाइनली तो पेशेंट ही ले रहे हैं, अटेंडेंट तो नहीं ले रहे। तो हमेशा पेशेंट के साथ बात करना बहुत जरूरी है, और उनको पता चलना बहुत जरूरी है, रेदर देन बिना बता के उनको ट्रीट करना। जी सर। जी सर, अभी मैं अपने सवाल खत्म करता हूँ और मैं पेशेंट के सवालों पे आता हूँ। चैट बॉक्स में सवाल डाले हैं। सबसे पहला सवाल है हितफुर हितफुर रहमान जी का, कि उन्होंने केस नंबर डाला 11F2025 21236। इनका सर्जरी हुआ था सर। ये पूछ रहे हैं कि इनको सर्जरी होने के बाद इनको चिकन सूप दे सकते हैं क्या, या कब तक, या तो सर्जरी के बाद ये कब तक सही हो सकते हैं? शायद से हेड एंड नेक का केस है। हेडेक का केस, एक मिनट। 11F2025 21236। ये तो जीरियाट्रिक तो है नहीं, ये 45 ईयर ओल्ड है। फिर भी ओके। इनका कीमोथेरेपी दिया था, इसके बाद सर्जरी हो गया था।
ओके, अभी तो सर्जरी हुआ था। ओके, ठीक है। देखो, मेन चीज अभी तो इनको कीमो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब पहले सर्जरी से पहले कीमो दिया था, सर्जरी के बाद तो कीमो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अभी के लिए तो हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि साफ सुथरा घर पे बना हुआ है तो दे सकता है, बट यूजुअली नॉनवेज अवॉइड करने के लिए बोलते हैं इनिशियली हम, जब तक कुछ हम आगे ट्रीटमेंट रेडिएशन कुछ भी देंगे, क्योंकि मेन हमेशा ये डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और इन्फेक्शन की वजह से ट्रीटमेंट डिलेस ना हो जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अवॉइड करें, बट अगर घर पे बना हुआ साफ सुथरा रख सकते हो तो आप दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर वो एक सवाल दूसरा है कि ये टंग कैंसर का पेशेंट है, उनको शुगर दे सकते हैं क्या? अगर डायबिटीज नहीं है, जैसे नॉर्मल है, तो नॉर्मल पेशेंट्स में शुगर दे सकता है। ऐसे कुछ ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है शुगर का। अगर डायबिटीज है तो उसके हिसाब से देना है, देखना है। बाकी अगर डायबिटीज नहीं है तो नॉर्मल है तो नॉर्मल से शुगर दे सकते हो। ये हमेशा ये वहम है कि शुगर देंगे तो कैंसर बढ़ेगा, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। कोई स्टडीज में अभी प्रूव नहीं है कि शुगर बढ़ेंगे देंगे तो कैंसर बढ़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। जी जी, थैंक यू मच मिथ क्लियर करने के लिए कि शुगर से तो कुछ नहीं होने वाला है कैंसर का। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल है हमारा अब्दुल जजीज जी का। उन्होंने केस नंबर डाला है CV 20505। सवाल उन्होंने डाला है कि पेट सिटी ब्रोंकोस्कोपी हैज 16+, 17 को हुआ था। लंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबलेट भी कभी ले तभी भी कभी कभी खांसी आती है, और सुबह सुबह कभी कभी वक्त में ब्लड आ रहा है उनको सर। और इनका डिजीज का स्टेज कौन सा है वो जानना था शायद अब्दुल से को पेशेंट तो हमने डर। अभी देखा है, परसों ही देखा था इनको ओपीडी में। इनका जी सर। तो हमने सारा चीज बताया भी है। वैसे कोई डर नहीं है उनका। पेट स्कैन में डिसीज तो एक जगह पे थोड़ा बड़ा था, तो रेडियोथेरेपी बताया था और ओसिमेटिनिब कंटिन्यू करने के लिए बोला था। और इनका तो 3 महीने के बाद आने के लिए बताया था। तो वैसे कुछ डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा हल्का सा ही बड़ा है एक जगह पे, तो रेडिएशन लगवा के ओसिमेटिनिब कंटिन्यू करना है। हाजी जी को ये बताया था हमने। जी जी जी, हाँ। थैंक यू सर रिकन्फर्मिंग के लिए। ओके। नेक्स्ट है सर डॉक्टर पूजा शर्मा। गुड इवनिंग सर, मेरी मदर इन लॉ मिसेस अंजना शर्मा, एज 75 ईयर्स, टाटा में हॉस्पिटल में है। 11F2025 151000 इनको इसोफेगस कैंसर है, हार्ट में भी है सर। इनको राइस ट्यूब के थ्रू प्रोटीन दे रहे हैं। 16 दिसंबर को उनका अपॉइंटमेंट था, बट हार्ट एंड लंग में पानी भर भर जाने के कारण वो नहीं आ पाए। मेरे हस्बैंड गए हैं, अच्छा उन्होंने ऑनलाइन करने के लिए बोला है सिर्फ। ओके सर, अगर इन केस ऑफ ऐसा कुछ होता है कि पेशेंट अगर आ नहीं पाते हैं, तो उस केस में क्या उनको घर पे रहने की सलाह दी नहीं जानी चाहिए अगर पानी भर रहा है लंग में तो? या आप क्या कहेंगे ऐसे पेशेंट्स को? नहीं, अगर पानी भर रहा है तो हम हमेशा देखना पड़ेगा कि किस चीज की वजह से वो पानी भर रहा है। इन्फेक्शन की वजह से, या तो कैंसर की वजह से, या कुछ और रीजन है। तो हमेशा एवेल्युएट करना बेटर है। तो हमेशा आप घर पे रहने से अलावा इधर आके दिखाना, अगर जरूरत पड़े तो एडमिट होना बेटर है, रेदर देन आप घर पे रहना। तो हमेशा आप एवेल्युएट कर लीजिए कि क्या है रीजन पानी भरने का, और कुछ इलाज है उसके लिए वो हम देखेंगे। इसीलिए तो आना जरूरी है। काफी सारे सवाल सर खाने के रिगार्डिंग ही आए हैं, जैसे हाफिज रहमान जी ने खाने के बारे में पूछा है, और एक केस नंबर ने खाने के बारे में अनीता भारती। सर अनीता भारती नाम के पेशेंट है, 23 सीरीज 284457। 23 सीरीज 28457, अनीता भारती नाम है पेशेंट को। हल्की हल्की ड्राई खांसी आ रही है, कि एनी कोई कफ सिरप दे सकते हैं या टैबलेट दे सकते हैं क्या? हाँ, इनका भी हमने देखा है, परसों देखा था। तो हमने देखा तो हल्की हल्की खांसी आ रहा है, बट पेट स्कैन में तो डिसीज स्टेबल है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो माइल्ड इन्फेक्शंस की वजह से भी खांसी हो सकता है। तो कफ सिरप दे सकते हो आप, आपका बीमारी तो कंट्रोल में है।
तो इसके बाद फिर हमने 3 महीने के बाद बुलाया इनको पेट स्कैन के बाद। तो आप अगर बीच में कोई ऐसे हो रहे इन्फेक्शन स्मेल आ रहे हैं तो आप कफ सिरप दे सकते हो। एक बार आप लोकल फिजिशियन को भी दिखाना बेटर है उधर घर के आजू बाजू में कि क्या है इन्फेक्शन है जो भी है। तो उधर उनने कुछ दवाई दिया था तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सर कोई कफ सिरप सजेस्ट कर सकते हैं इनको? इनका तो कोरेक्स टी दे सकते हैं आप, कोरेक्स टी कफ सिरप, या तो ब्रोंकोरेक्स कफ सिरप, ठीक है, या तो ग्रिलिंग टेस्ट भी ले सकते हो। कफ सिरप कोरेक्स टी तो बेटर है सबसे। अगर इससे नहीं हो रहा है तो ब्रोंकोरेक्स या ग्रिलिंग टेस्ट भी ले सकते हो कफ सिरप। नेक्स्ट सवाल है अंकित जी का। अंकित जी आपको, सॉरी अंकित जी, आप लीला देवी पेशेंट जो है आपके, वो जो भी आप केमो के, सर इनका केस फाइल नंबर 25 सीरीज 29617। सर 25 की, सीरीज यस सर, 21657। 29617, 29617, लीला देवी। सर इनका सवाल है, यह है कि केमो के बाद कौन सा प्लान हो सकता है? लीला देवी को हमने टारगेटेड थेरेपी के लिए बताया था। इनका हमने टारगेटेड थेरेपी के लिए बताया था लीला देवी जी। लीला देवी जी को एक और चीज है कि एक ट्रेल में भी चल रहा है। अगर ट्रेल में भी आपको एनरोल करना है तो एनरोल कर सकता है। तो वही है कि लीला देवी जी को अगर टारगेटेड थेरेपी 1 लाख के आसपास रहेगा 1 महीने का, अगर वो उतना ले पाएंगे तो हम टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर हम इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे। उनको तो ऑलरेडी हमने ऑप्शन दिया कि इम्यूनोथेरेपी ले पाएंगे क्या करके, फिर बट उनने तो इम्यूनोथेरेपी तो मना किया था। तो हमने कीमोथेरेपी 3 साइकिल के लिए लेटर दिया मुजफ्फरपुर के लिए। बट उनका एमटीबी मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड में केस डिस्कस हुआ था। तो उसमें ये लिखा कि अगर दे पाएंगे तो हम इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। तो लीला देवी जी, अगर आपको एक बार कंसल्ट करना बेटर है। अब अगर आप एक आ सकते हैं तो अगला हफ्ते एक बार टाटा मुंबई आ सकते हो। इधर हमारा एक स्टडी भी चल रहा है टारगेटेड थेरेपी के ऊपर। अगर आप चाहिए तो एक बार इधर आके आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। रतन, नेक्स्ट है, जी सर। लीला जी को नंबर नोट करके ना उनको एक बार फॉलो अप रख लेना। उनको अगर मैं चाहिए तो टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन, और दूसरा अगर चाहिए तो इधर स्क्रीनिंग में करेंगे एक ट्रायल में, टीडीएक्स ट्रायल। जी सर, दिखला देगी। ओके ओके। सर, मैं कांटेक्ट करता हूँ तो सर लेटर। नेक्स्ट है, मोटरोला जी ने सवाल किया है कि सर केमो हुआ है और अगले ही दिन लूज मोशन हो रहे हैं। सर ऐसे हालतों में क्या करना चाहिए? जैसे कफ हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो ये एक कॉमन कॉमन इसमें क्या करना चाहिए पेशेंट को? आइडियली क्या करना चाहिए? कितने दिन आइडियली तो कित आपको वापस आके हॉस्पिटल आके दिखाना जरूर बेटर है, सबसे बेस्ट है। अगर घर के आजू बाजू में कोई कैंसर डॉक्टर है तो उनको भी दिखाना जरूरी है। अगर अब दिखाएंगे तो हम एंटीबायोटिक टाइम पे स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद जो बुखार आता है वो काफी खतरनाक इन्फेक्शन का सोर्स रहता है। क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद हमारे सेल काउंट है सब कम हो जाता है। तो बुखार अगर इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से अगर टाइम पे हम एंटीबायोटिक नहीं दिया, सही ट्रीटमेंट नहीं किया, तो बहुत जल्दी जल्दी डिटीरिएट होगा पेशेंट। बहुत जल्दी जल्दी उनका बीपी डाउन हो जाएगा, आईसीयू में पहुंचने का भी काफी चांसेस रहेगा। तो हमेशा आप टाइम पे एंटीबायोटिक लगवाना कीमो के बाद। कभी भी बुखार आता है तो तुरंत लगवाना बहुत जरूरी है। तो हमेशा आप हॉस्पिटल आना बेटर है। नहीं तो फिर कम से कम आपका नजदीक में कोई भी कैंसर डॉक्टर है तो उनको दिखाना बहुत जरूरी है। लूज मोशंस, खांसी बढ़ रहे, बलगम आ रहे, बुखार आ रहे, ये सब चीजों में
हमेशा आप ध्यान रखना जरूरी है कि तुरंत जल्दी से जल्दी आप कैंसर डॉक्टर को दिखाना है। जी सर। सर मैं नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा। एक SR जी ने सवाल डाला है, कीमोथेरेपी चालू है तो नॉनवेज नहीं खाना है, पेशेंट वेट भी इंक्रीज हो रहा है, 66 से 74 kg हो गया है, थायराइड टेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। सो ये सर इसके वजह से मतलब वेट गेन अचानक से हो सकता है क्या कीमोथेरेपी होने के बावजूद? कीमोथेरेपी होने के बावजूद भी वेट गेन हो सकता है, ऐसे नहीं कि हमेशा हर पेशेंट को कीमोथेरेपी से वेट लॉस होएगा। मेन चीज है कि खाने पीने का ध्यान रखना है। हर कीमो से ये नहीं होगा कि वेट लॉस होगा और हर कीमो का साइड इफेक्ट्स ज्यादा होगा। मेन चीज कीमोथेरेपी से वेट लॉस इसीलिए होगा कि आपका मुंह में छाला आया या तो लूज मोशंस आया या वीकनेस हुआ, इसकी वजह से आप उल्टी हो रहा है, इसकी वजह से आपका खाना कभी भी कम हो जाता है, तभी तो आपको वेट लॉस ज्यादा महसूस करेंगे। अगर ये सब नहीं होता है साइड इफेक्ट्स तो हम आप कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वेट बढ़ाएंगे तो ठीक है। इतना ये नहीं है। बट हमेशा याद रख लेना कि शुगर, लिपिड्स ये सब हमेशा कंट्रोल में रख लीजिए, वो काफी जरूरी है, रेदर देन वेट अलोन इटसेल्फ। सिर्फ वेट के लिए नहीं, बाकी चीज भी देखना बहुत जरूरी है। आपका शुगर बीपी वो तो नहीं बढ़ रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जी सर। जी सर, थैंक यू। मैं सर नेक्स्ट माउथ कैंसर के पेशेंट का एक सवाल है, क्या नीम स्टिक का यूज कर सकते हैं? नीम नीम स्टिक स्टिक जो दातुन इस्तेमाल होते हैं ना सर दांतों में, वो क्या माउथ कैंसर पेशेंट वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये कर सर सकते हैं। घरेलू नुस्खे हैं, नहीं, घरेलू नीम नुस्खे। जी जी नीम बोलिए स्टिक सर। तो कुछ ये कार्सिनोजेनिक नहीं है। नीम स्टिक, नीम स्टिक तो काफी लोग यूज करते हैं दांत के लिए, तो नीम स्टिक यूज करने में कोई ये नहीं है। बट यही चीज है कि गुटखा जर्दा वो सब कुछ मिला के वो सब नहीं होना चाहिए, वो मेन इम्पोर्टेंट है। नीम स्टिक में तो वैसे कुछ है ही नहीं कि कुछ उससे कैंसर बढ़ता है। ठीक है, आराम से कर लीजिए। बट हम हमेशा यही बोलते हैं कि नीम स्टिक से क्या होता है कि कभी कभी खून आना, दांतों को कहीं रगड़ना ज्यादा, ये सब चीज मत कर लीजिए। अगर सॉफ्टली आप कर पाएंगे तो यूज कर सकते हो। बट दांतों को कभी भी कुछ ऐसे कुछ गांठ नहीं महसूस होना चाहिए, मतलब कुछ कट नहीं आना चाहिए। ये सब चीज का ध्यान रख लीजिए। बाकी ज्यादा जोर से रगड़ना ये सब चीज मत कर लीजिए। अगर सॉफ्टली कर पाए तो ठीक है। जी सर। डॉक्टर पूजा शर्मा जी का वापस से सवाल डाला है। जो मतलब इसमें पानी भर गया था ना सर, वो वाला सवाल है। तो पूजा जी आपको सलाह देंगे कि आप प्लीज एक बार टाटा हॉस्पिटल में आए या फिर आपके नियरेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं। ऐसे इस फोरम में इन जनरल सवाल किए जाएंगे, इतने डिटेल्स में आपको असेस नहीं कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी मैम। प्लीज। सर लास्ट 2 सवाल से उसके बाद हम सवाल बंद कर देंगे। जूली साहू जी का सवाल है, हाय सर, मम्मी का रेडिएशन दिया गया है 25 सीरीज 18336 पर। 25 उनका सीरीज सब है। यस सर, 25 सीरीज 18336 बोलिए। पर छाले अभी भी आ रहे हैं, उनको मुंह में छाले आ रहे हैं सर, माउथ सोर्स हो रहा है। सो मेडिसिन कंटिन्यू होगा क्या अगर ऐसा कुछ है तो? हाँ, ये एक्चुअली इनका रेडिएशन तो दिया है अभी ना, अक्टूबर में खत्म हुआ था, तो मुंह में छाले आने का चांसेस रहता है। थोड़ा आप सोडा से गरारे करना, म्यूकोपेन ऑइंटमेंट लगवाना, ये कंटिन्यू कर लीजिए जब तक आपका छाला से कम नहीं होगा। हो सर सकता है एक रेडिएशन के बाद भी आने का चांसेस है, तो फिर जरा। आप ये ध्यान रखना। जी सर। सर मैं सवाल था ये कि ये कौन से सोडा से की हम बात कर रहे हैं, वो जो डुक्स वाला सोडा आता है पानी वाला हो, या फिर कोई और सोडा की हम बात कर रहे हैं जिससे नहीं, हम खाने का गरारे सोडा करें? रहता है ना, जैसे खाने का सोडा रहता है ना, जैसे हम खाने में डालते हैं वो वाला सोडा, सोडा बाइकार्ब बोलते हैं। वो हल्का सा गर्म पानी में डाल के दिन में 3-4 बार गरारे करना बेटर सर कितना डालना चाहिए अगर आ, है। आधे वन गिलास स्पून, में? 1 स्पून इन 1 ग्लास में डाल के थोड़ा जी सर। 1 टीस्पून। थैंक जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट सवाल है। आप सर अब ये सवाल है कि रिगार्डिंग द एडमिशन इन इंश्योरेंस पेपर, उनका इनका टारगेटेड थेरेपी चल रहा है, उनका इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, बट इनका इनको एडमिशन करने का चांस मिल सकता है क्योंकि बिना एडमिशन के उनको मेडिक्लेम अप्लाई नहीं कर पा रहे या इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पा रहे। इज दैट अ ठीक है। पॉसिबिलिटी इन TMH? हाँ, हम जिसको अगर
एडमिशन बहुत जरूरी है को तो हम एडमिट कर रहे हैं। एक बार आके आप बात कर लेना हमारे पास, तो हम देखेंगे कितना जरूरी है। अगर बिना एडमिशन भी आपको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हेल्प, अगर नहीं तो एडमिट करके ही लेना है तो हम हेल्प करेंगे आपको। उसके लिए आप चिंता मत कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। मुझे ये पूरे सारे सवाल जो आज के हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं चीज़ों के लिए, और सारे सवालों का बहुत इत्मीनान से आपने जवाब दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी ये जो भी सवाल आप और सवाल आ रहे हैं सर, अगर सर एक लास्ट सवाल लेते हैं सर। मुझे 4 ऑपरेशन, एक रेडिएशन के बाद 2 साल का टारगेटेड इम्यूनिटी चला है, अब लगभग एक साल से बंद है, लेकिन पीएलसी बढ़कर 84 हो गया है, जिससे आपका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या सलाह देंगे सर? प्रताप गंगावार जी का सवाल। इनके 4 ऑपरेशन हुए, रेडिएशन के बाद 2 साल टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी चला, और पीएलसी बढ़कर 84 हो गया, जिससे आपका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है सर। क्या टीएलसी सलाह देंगे? 84 हुआ था? पीएलसी सर, पीएलसी, अच्छा, पीएलसी। इतना तो नहीं होना चाहिए। एक बार आप, हमने कुछ बताया था उनको टीएलसी 84 है तो क्या करना है? उनका नहीं सर, नंबर है? नहीं, केस फाइल नंबर ही नहीं डाला है सर उन्होंने। अच्छा, एक बार उनको बता दीजिए ओपीडी में एक बार मिलने के लिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि इतना इतना तो टीएलसी नहीं होना चाहिए इम्यूनोथेरेपी से। एक बार हम देखना पड़ेगा उनको, एवेल्युएट करना पड़ेगा, और टीएलसी इतना क्यों बढ़ा था। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। जी सर, थैंक यू सर। सर आप साइड। जी, तो हम आ गए हैं सेशन के एंड की ओर। सो ये हमारे संदीप सर थे और किशोर सर थे, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा आते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं, जो भी आपके मन की इच्छाएं होती है या फिर मन के जो भी भाव होते हैं, जो हमें बताते हैं, जिससे हम आपको एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे पाए। सो हमें हमारा भी इसी तरीके से प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, आदाब, शबा खैर, सायोनारा।